हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज द 5th चैप्टर ऑफ क्लास 9। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो सेल के अंदर वेरियस ऑर्गेनेलीज हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डायग्राम्स मैं आपको उनके फंक्शंस इस वीडियो में आज करवाने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। What is endoplasmic reticulum? It is a channel for the transport of material between cytoplasm and nucleus. Means nucleus से जो चीज अब बनी है अब वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगी तो वो होती हुई आएगी थ्रू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन सेल में किधर होगी? इट इज नियर द न्यूक्लियस। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, तो उसके लिए कोई सरफेस चाहिए जहां पर वो हो, तो वो जो सरफेस प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये भी दो टाइप का हो सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ से मतलब है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम पे मैंने ये रेड रेड जो डॉट्स बना रखे हैं राइबोसोम्स, अगर ये प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनकी प्रेजेंस से जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ दिख रहा है। वहीं अगर ये एब्सेंट है तो वो कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER और RER में डिफरेंस पता चल गया कि है क्या चीज। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो RER है, अगर वो नहीं है तो वो SER है। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट प्रोड्यूसेस फैट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड। तो SER का फंक्शन क्या है? SER का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स एंड इट हेल्प्स इन मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स से बनी है, और लिपिड्स कौन बना रहा है? कौन सी ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जो लिपिड्स बना रही है? वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मेम्ब्रेन बनाने की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो मटेरियल है वो बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है? लिपिड से। तो लिपिड जो बना रहा है उसको हम ये कहेंगे। जो RER है वो कब कहलाएगा RER? जब उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच करेंगे, जैसे कि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। राइबोसोम्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स। तो दिस टू थिंग्स जो है फंक्शन आ गया हमारा कि SER हमारा लिपिड बना रहा है और RER जो है वो हमारा प्रोटीन बना रहा है। SER जो है वो हमारा सरफेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर दिस, फॉर सरफेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज को प्रोवाइड को होने के लिए हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इसमें दोनों RER SER दोनों आ जाएंगे। एंड SER पे जो है हमारी पॉइजन और ड्रग्स ये डिटॉक्सिफाई करती है। ड्रग्स जो है वो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करती हैं किस सरफेस पे आके? SER के सरफेस पे आके। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम विद इट्स फंक्शन। Next is Golgi apparatus. This is the diagram of Golgi, simple diagram of Golgi apparatus. What are these? These are membrane bound vesicles which are arranged parallelly to each other in a stacks called cisterns. ये parallelly एक दूसरे के ऊपर arranged है और इसलिए सारे को हम इकट्ठे में बोलेंगे cisterns. तो Golgi apparatus क्या है? Parallelly arranged stacks. Golgi is connected to endoplasmic reticulum. अभी मैंने कहा कि न्यूक्लियस के जस्ट बराबर में होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बराबर में जो होगा वो होगा Golgi apparatus. Golgi का क्या काम है? ये पैक करता है और सेंड करता है मटेरियल विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के न्यूक्लियस के अंदर से मटेरियल आया, पास होता हुआ थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पास होता हुआ वो आएगा Golgi apparatus में, और Golgi apparatus उसको क्या करेगा? उसको पैक करके सेल के अंदर वेरियस लोकेशंस पर सेंड कर देगा।
So what is the function of Golgi? Modification, storage and पैकेजिंग। तो जो भी चीज आ रही है उसको मॉडिफाई करके पैक करके उसको वेरियस लोकेशन पर सेंड करना, ये काम होता है गोल्जी ऑपरेटर्स का। देन lysosomes. So lysosomes are the waste disposal system of cell. सेल सारे काम कर रहा है, ऑब्वियसली वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा इन सब चीजों को करने पे। तो अब वो वेस्ट कहाँ जाके डिस्पोज होता है? वो डिस्पोज होता है लाइसोसोम्स के अंदर। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलेंगे? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। अब जब वेस्ट डिस्पोज हो गया तो क्या हो गया? हमारा सेल क्लीन हो गया। अब ये क्या करते हैं कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, अगर कोई बाहर से आउटसाइड से पार्टिकल आया है तो उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, और अगर कोई सेल ऑर्गेनेलीज खराब हो गई है तो उसको वॉर्न आउट मींस तोड़ ताड़ के उसको खत्म कर देगा। तो इस तरीके से जो हमारा लाइसोसोम है वो सेल को क्लीन रखता है। अब लाइसोसोम के अंदर जो है वो होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और डाइजेस्ट होता है, हमारे स्टमक में जाते हैं, वहां पे एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो उस पे एक्ट करते हैं उसको डाइजेस्ट कराने के लिए। अब जब ये भी वेस्ट को डाइजेस्ट करता है तो ऑब्वियसली इसमें भी केमिकल्स होंगे। तो लाइसोसोम के अंदर जो है एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो बहुत पावरफुल हैं, सो दैट दे कैन ब्रेक डाउन द पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस। किसी चीज को हम कैसे खत्म करते हैं? सबसे पहले उसका साइज छोटा करते हैं, फिर उसका केमिकली उसको चेंज करते हैं। तो लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो क्या कर रहे हैं? पार्टिकल को स्मॉलर पीसेस में तोड़ रहे हैं। और ये जो एंजाइम है, जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, ये कहां से आया है? ये आया है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो लाइसोसोम का एंजाइम कहां बना है? ये बना है एक्चुअली में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा एक चीज और है इसमें, जो अगर सेल डैमेज हो जाए तब क्या होगा? If cell gets damaged, then this lysosome, this burst out. ये एक ऐसा लाइसोसोम जो है वो अपने अंदर केमिकल लिए हुए है। अगर सेल डैमेज हो गया है तो ये जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो क्या होगा? जो इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और क्या करेंगे? पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो क्या हुआ कि सेल के अंदर ही कोई ऐसी चीज थी कि जिसके फटने से सेल जो है वो सारा ही खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। तो इसी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो सेल का सुसाइडल बैग क्या है? लाइसोसोम। अगर ये फट गया तो सेल मर जाएगा। व्हेन लाइसोसोम्स बर्स्ट, तो जो एंजाइम है वो अपने ही खुद के सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। इसी वजह से हमने लाइसोसोम ऑर्गेनेली को कहा सुसाइडल बैग ऑफ सेल। देन कम्स माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल को अपने सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको कहां से मिल रही है? वो एनर्जी उसकी ही एक ऑर्गेनेली बना रही है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। दो मेम्ब्रेन है इसकी, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन है और मैंने क्या कहा? एक इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफी फोल्डेड है इस तरीके से। इसका फोल्डिंग होने का फायदा ये है क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, और जो इसके बीच का है वो खाली स्पेस है, मैट्रिक्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? पावर हाउसेस में। तो ऐसे ही इसको नाम हमने कह दिया है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर जो एनर्जी एक्चुअली में रिलीज हो रही है ना, वो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी को हम कहेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी इज व्हाट? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में एक और अलग बात जो है बाकी ऑर्गेनेलीज के कंपैरिजन में, वो ये है कि दे हैव देयर ओन DNA as well as ribosomes।
तो सेल में दो ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनके अंदर अपना खुद का डीएनए है और अपना खुद का राइबोसोम है। तो ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है पूछने के लिए। दे मेक देयर ओन प्रोटीन फ्रॉम दैट। डीएनए से बनता है, एक जनरल बताऊं आपको, वैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, दैट मींस ये अपना प्रोटीन भी खुद सिंथेसाइज कर सकता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने बताया दो कवरिंग होती है, आउटर एंड इनर। आउटर वन इज वेरी पोरस, सो मूवमेंट कैन टेक प्लेस इजीली, एंड इनर वन इज डीपली फोल्डेड। इसका क्या फायदा है इतनी फोल्डिंग्स होने का? इसका ये फायदा है दैट इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एटीपी की प्रोडक्शन हो सकती है, तो इसीलिए जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो ज्यादा फोल्डेड है। अब आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेलीज है और ये प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लास्टिड्स ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। नाउ प्लास्टिड्स जो है दो तरह की हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो होती है कलर्ड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कलर्ड पिगमेंट है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो व्हाइट कलर का होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या होता है स्टोर? इसके अंदर स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स जो है वो स्टोर होते हैं। प्लास्टिड्स की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दैट it has numerous membrane layer which is embedded in a material called stroma। तो membranous एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसके अंदर ऐसे ऐसे स्टैक किए हुए वो होते हैं ग्रेना, और ये सारा कहलाता है स्ट्रोमा। दिस इज स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गई। अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में पढ़ा था, बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना क्या है? राइबोसोम और डीएनए। ऐसे ही प्लास्टिड का भी अपना राइबोसोम और डीएनए है। तो अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि वो कौन सी दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो क्या है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। Now comes the another cell organelles, it is vacuole। vacuole क्या है? vacuole जो है हमारा vacuole जो है ये स्टोरेज सैक है। अब मतलब सेल में कोई ऐसी भी जगह होनी चाहिए जहां चीजों को वो स्टोर कर सके, तो दैट स्टोरेज सैक वो वाली ऑर्गेनेली है वैक्यूल। इस वैक्यूल का साइज एनिमल सेल के अंदर होता है छोटा, और प्लांट सेल के अंदर ये होता है बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि कभी कभार ये 60 to 70% भी स्पेस एनिमल सेल, प्लांट सेल के केस में जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। तो जो वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल के केस में इनका साइज बहुत बड़ा होता है। दे आर फुल ऑफ सेल सैप, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। तो अब ये मैक्सिमम स्पेस घेर रहा है, तो ये जो प्लांट सेल है उसको टर्जिडिटी और रिजिडिटी मींस उसकी शेप मेंटेन करने में और उसको स्ट्रेंथ जो है ये प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। नाउ इसके अंदर क्या क्या चीजें स्टोर हो सकती हैं? अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, सम प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। इन केस ऑफ अमीबा दे आल्सो कंटेन फूड व्हिच द अमीबा कंज्यूम। तो अमीबा ने जो फूड खाया है वो कहाँ जाके स्टोर होगा? कौन सी ऑर्गेनेली में स्टोर होगा? उसकी वैक्यूल के अंदर। सो दिस इज वैक्यूल। एक सिंपल सा डायग्राम से मैंने बता रखा है कि जैसे ये सेल है, सो दिस इज वैक्यूल जिसका साइज बहुत बड़ा बनाया, और साथ में ये भी लिखा है कि प्लांट सेल के केस में ही इतना बड़ा साइज दिखेगा और एनिमल सेल के केस में इसका साइज होगा स्मॉल एंड न्यूमरस। नाउ अब मैंने एक ये सेल बनाया है, अभी हमने विद डायग्राम देखा कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू नेम ऑल दीज थिंग्स जो मैंने इसमें मार्क करी है। सेल की आउटर कवरिंग क्या है? हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी चीज
ये जो है ये कौन से ऑर्गेनेलीज है जिसका एक आउटर स्ट्रक्चर है और इनर जो है वो काफी ज्यादा फोल्ड लेयर्ड है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल जो कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब ये ग्रीन कलर की है, ये क्या हो सकती है? दिस कैन बी, इन केस ऑफ दिस इज प्लांट सेल वाला केस, तो ये है हमारी पहले इसको देखते हैं। ये ब्लू वाला क्या है? दिस इज वैक्यूल्स। ये ग्रीन कलर का क्या है? ये वाला जिसके ऊपर कुछ भी रेड रेड डॉट्स नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिसके अंदर ऐसे डॉट्स हैं, ये क्या है? रफ, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस वन, द पर्पल वन जो कि सेंटर में है, जिसके जस्ट साइड में एसईआर और आरईआर प्रेजेंट है, तो ये बीच वाला क्या है? ये है न्यूक्लियस। और मैंने कहा था कि इसके जस्ट साइड में जो होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट एडजेसेंट में होगा, वो क्या होगा? वो होगा हमारा गोल्जी एपरेटस। और जो ये जिस चीज के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। और ये जो ग्रीन कलर की है, ये हो गया राइबोसोम्स। सॉरी, तो ये कौन सा सेल है? ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली प्लांट सेल के कंपैरिजन में उसका साइज होता है छोटा। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है ज्यादा, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, ज्यादा एनर्जी की उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। दे डोंट हैव सेल वॉल विच इज इंपॉर्टेंट। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, तो इसलिए यहाँ पे सेल वॉल नहीं बनाई हुई है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो मैंने नहीं बनाया हुआ। गोल्जी बॉडी सिंगल होती है एंड नियर दी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के जस्ट बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसके बराबर में क्या है? गोल्जी अपरेटस है। इन केस ऑफ एनिमल गोल्जी अपरेटस सिर्फ एक होगा। एंड दे हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, तो यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। नाउ कम्स द प्लांट सेल। प्लांट सेल की शेप कैसी है? इट्स लाइक अ रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल। अब इसमें नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। दिस ब्लैक वन, ये क्या है? दिस इज सेल वॉल, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर की कवरिंग है और भी, वो क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट अंदर जो कवरिंग है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ऐसे स्टैक्स में ग्रीन कलर के एक के ऊपर एक क्या अरेंज्ड है? दिस इज गोल्जी अपरेटस। ग्रीन कलर की ये क्या चीज है? दिस इज प्लास्टिड्स which contains chloroplast. ये रेड कलर में क्या है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद जो ये बीच में है, ये क्या है? सर्कुलर, दिस इज न्यूक्लियस। इसके एडजेसेंट में जो रेड रेड वाली है वो कौन से ऑर्गेनेलीज है? इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम नहीं है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है राइबोसोम्स। नाउ जो हमारा प्लांट सेल है उसका साइज जनरली थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें सेल वॉल होती है। रेक्टेंगुलर इसकी शेप हो सकती है एंड फिक्स्ड शेप, क्योंकि इसमें सेल वॉल है इस वजह से इसका जो साइज और जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वो किसके अंदर होगा? प्लास्टिड्स के अंदर। दे डू नॉट कंसिस्ट lysosomes, so okay, so this is maybe lysosomes, this is not ribosomes, this is actually
लाइसोसोम्स। तो प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं है। तो प्लांट सेल जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम से तो डाइजेस्ट करेंगे नहीं, उनके अंदर सुसाइडल बैग्स नहीं है, बट एनिमल्स के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट है दैट दे डू नॉट हैव लाइसोसोम्स। देन गोल्जी बॉडी आर मेनी एंड दे आर स्कैटर्ड। एनिमल सेल के हमने अंदर देखा था कि गोल्जी बॉडी एक होगी एंड इट इज नियर द न्यूक्लियस, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल गोल्जी बॉडीज क्या होंगी, दे आर मेनी एंड वो स्कैटर्ड होंगे। जैसे एक मैंने यहाँ बनाई हुई है, एक इधर, इस तरीके से दे आर स्कैटर्ड एंड नियर द न्यूक्लियस वो नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है लेस है एंड दे हैव अ सिंगल सेंट्रल एंड लार्ज वैक्यूल। तो जो इनका वैक्यूल है ये बहुत बड़ा है, सिर्फ एक ही वैक्यूल है और ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये एक किसका डायग्राम बनाया मैंने, दिस इज प्लांट सेल। नाउ अब सेल जो है वो किस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक सेल से दो सेल बनते हैं, या फिर हम कहें सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक सेल है वो साइज में बड़ा होगा, उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। सो द सेल डिवीजन is a process by which a new cell is being made. Cell division can happen by two types. One is mitosis and another one is meiosis. This is very important and slightly confusing क्योंकि ये शायद टॉपिक फर्स्ट टाइम आपको अभी आया है और इसको ध्यान से समझना है, इसमें कंफ्यूजन के चांसेस हैं, बट समझेंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बहुत ध्यान से सुनना। सेल डिवीजन दो तरीके से हो सकती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस के साथ हमेशा एक वर्ड जो याद रखना है वो है इक्विटेशनल डिवीजन, और मियोसिस के साथ हमेशा वर्ड याद रखना है रिडक्शनल डिवीजन। इक्विटेशनल मींस कि कोई चीज अगर डिवाइड हुई है तो उसमें जो चीज यहाँ पे थी वही यहाँ पर भी है, और रिडक्शनल का मतलब है कि अगर कोई चीज डिवाइड हुई है तो जो चीज यहाँ पे थी उसका हाफ अब इधर आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेल से दो बने और इधर आधा बना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका कुछ और मतलब है। दिस इक्विटेशनल एंड रिडक्शनल जो चीज है वो हमारा मतलब है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम नंबर, कि अगर जो मदर सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो उसके बाद जो उसका डॉटर सेल बना है उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहे, तब तो ये होगी माइटोसिस। बट अगर मदर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 46 और उसके डॉटर सेल के अंदर यही नंबर अगर हो जाए 23, मींस इट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन इट इज नोन एज मियोसिस। तो ये रिडक्शनल और इक्विटेशनल से हमारा मतलब है क्रोमोसोमल नंबर पे। अब क्या हुआ है, माइटोसिस में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे रिमेन्स सेम बोथ इन मदर एज वेल एज इन डॉटर सेल। ओके, सो अगर मदर सेल के अंदर 2n है तो वो 2n ही रहेगा, या अगर n है तो n ही रहेगा। ओके, 2n है तो 2n रहेगा, n है तो n ही रहेगा, बट मियोसिस में 2n से n हो जाएगा, लेकिन n से हाफ n नहीं होगा। तो मियोसिस में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, 2n से n होना। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक मदर सेल बना रखा है और उसके साथ में मैंने डॉटर सेल में दिखाया किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल है। अब देखो मदर सेल के अंदर क्या है, आप कहोगे कि ये तो दो पूरे कंप्लीट हैं, और ऐसे ही ये पूरा उठा के एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, और ये जो थे इसमें से ये किसमें आ गया, ये इसमें आ गया। ठीक है, तो ये तो इसका हाफ हो गया कि हाफ इंफॉर्मेशन तो इसमें चली गई, मतलब हाफ तो इसमें चला गया, हाफ तो इसमें चला गया। बट हम तो कह रहे थे कि ये क्या होगा, इक्विटेशनल डिवीजन होगा। तो उस हिसाब से तो ये अगर 4 एक्सेस हमें यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं तो इसके अंदर भी 4 ही आने चाहिए थे एक्स बनकर, और इसमें भी 4 आने चाहिए थे। बट हमें तो ये दिख रहा है कि इतना सा पोर्शन है ये इसमें आ गया, और इतना सा जो पोर्शन है इसमें आ गया। तो इसका ऐसा क्यों है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि जो मदर सेल है
जब वो डिवाइड कर रहा है तो हमने देखा कि जब ये डिवाइड कर रहा है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी 2 बने हैं, तब जाकर वो 2 बनाए ना आगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल है ओरिजिनली, वो भी तो डिवाइड होगा ना। अगर उसके अंदर इतना मटेरियल था तो जब वो डिवाइड कर रहा है तो वो मटेरियल भी तो डबल होगा ना। अब ये मटेरियल डबल होकर फिर यहाँ पे इतना इतना आया है। तो ओरिजिनली अगर मैं यहाँ का देखूं और यहाँ का कंपेयर करूं तो ये तो सेम है ना, कि ऊपर भी एक ही सेट था और नीचे भी जब आया तो एक ही सेट आया, बट बीच में एक स्टेज आई जहां पर ये डबल सेट बन गया था। तो एक्चुअली में जब ऐसा हो रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारी वो भी डिवाइड होके नंबर अपना बढ़ाती है। तो यहाँ पे अगर एक सेट है तो पहले वो 2 सेट बनेगा एक ही न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो न्यूक्लियस टूटेगा। अब इसमें भी एक कॉपी आ गई, इसमें भी एक कॉपी आ गई, अब ये एक एक कॉपी चल रही है। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, डॉटर सेल को डायरेक्टली मदर सेल। तो मदर सेल में भी एक ही सेट था और आगे डॉटर में भी एक ही सेल आ गया। तो ये हमारा केस मैंने इसमें दिखाया आपको माइटोसिस। इसमें क्या होगा, इक्विटेशनल डिवीजन। जितना जेनेटिक मटेरियल मदर सेल में था, जितना क्रोमोसोम मदर सेल में था, उतने ही क्रोमोसोम के नंबर जो है हमारे डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट है। देखिए इसको और अच्छे से एक डायग्राम में दिखाया है कि क्या है, मदर सेल के अंदर एक इंफॉर्मेशन जो हमारे फादर से आई वो है, एक इंफॉर्मेशन जो हमारी मदर से आई वो है। ऐसा ही होता है ना, हमारे अंदर जो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन है वो फादर से भी आती है और मदर से भी आती है। तो एक सेट फादर वाला यहाँ ब्लू कलर से है और मदर वाली इंफॉर्मेशन का सेट यहाँ पे ग्रीन कलर से है। यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए डुप्लीकेशन। पहले तो इसी को डुप्लीकेट किया उन्होंने, इसका एक और सेट बना दिया और ऐसे ही मदर वाले का एक और सेट बना दिया। फिर क्या होता है, ये जब सेल है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं ना, ऐसे ये ऐसे सा बन रहा है। तो यही चीज जो जस्ट मैंने अभी यहाँ ड्रॉ करी है वो है ये वाला डायग्राम। सेल जो है वो अब जैसे यूं था तो अब वो यूं हो रहा है। तो ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है ये आ गए बीच में। अब यहाँ पर इसके आ गए ये थ्रेड से, इन थ्रेड्स ने अपने आप को क्या कर लिया, इनसे ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या करेंगे कि जब ये बीच में से कटने वाला होगा ना, जब ये बीच में से डिवाइड करने वाला होगा तो ये थ्रेड्स हाफ को इधर खींच लेंगे नीचे को और हाफ को ऊपर खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या कर लेंगे, आधा आधा जो है दोनों सेल के अंदर इंफॉर्मेशन भेज देंगे। तो इस टाइम पे हो रही है सेल डिवीजन। तो यहाँ पर जब ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गया और फिर इसने इसको ऊपर खींच लिया और इधर खींच लिया। और जब ये बीच में से बिल्कुल टूट गया और 2 सेल बन गए तो ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो जो जितना कंटेंट मदर सेल में था उतना ही कंटेंट हमारे डॉटर सेल्स के अंदर आ गया। तो ये हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी, यहाँ पे हमने पढ़ा माइटोसिस विच इज इक्विटेशनल division. Now the next one is meiosis. Meiosis means reductional division. तो यहाँ पे मदर सेल के अंदर जितना क्रोमोसोम नंबर होगा उसकी डॉटर सेल में वो उसका हाफ होगा। अब ये कैसे होता है, मियोसिस में 2 बार डिवीजन होती है। मियोसिस के अंदर 2 बार डिवीजन होती है। When a cell divide by meiosis, it produces 4 new cells. मैंने कहा 2 बार डिवीजन होती है। तो यहाँ पर जब सेल डिवाइड करता है तो एंड में मियोसिस के एंड में जाकर 4 नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। न्यू सेल्स के अंदर सिर्फ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं देन द मदर सेल्स। तो जो न्यू 4 सेल्स बनेंगे उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो मदर सेल के कंपैरिजन में हाफ होगी। जैसे कि gametes जो है, sperm, egg, they must contain n number of chromosomes so that when they unite after fertilization, the organism must be 2n. क्या कहने का मतलब है यहाँ पर, क्यों हमारे को भाई जैसे ऊपर काम चल रहा था माइटोसिस में वैसे ही इसमें क्यों नहीं चला, इसमें ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि हमें क्रोमोसोम नंबर ही आधे करने पड़े। तो मैंने अभी सबसे पहले अभी बताया था कि हमारे पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आता है फ्रॉम मदर, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आता है फ्रॉम फादर और वो दोनों मिलके हमारे अंदर आता है। तो सपोज
फादर से आया N, मदर से आया N। ये क्या है? ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स पे डीएनए होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन की कॉपी आई फादर से, एक इंफॉर्मेशन की कॉपी आई मदर से। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगी तो ये बना देंगे 2n, जो कि हमारे अंदर है क्रोमोसोम नंबर। बट अगर यही चीज हमारी सेल में इंफॉर्मेशन जाए गैमीट्स में, गैमीट्स क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे कि स्पर्म और एग। जब स्पर्म और एग मिलता है तभी जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट आगे बनाता है बड़ा करके बेबी। ठीक है, तो जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो बनते हैं बेबी। अब स्पर्म इज ऑल्सो अ सेल, एग इज ऑल्सो अ सेल। अब अगर जो स्पर्म के सेल्स हैं उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन रही 2n, और एग के जो सेल है उसके अंदर भी अगर रही इंफॉर्मेशन 2n, और इन दोनों के मिलने से जो जाइगोट बना, तो उसमें क्या होगी इंफॉर्मेशन? फिर उसमें तो हो जाएगी 4n। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, 4n नहीं होगा। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि स्पर्म के अंदर भी इंफॉर्मेशन सिर्फ n ही रहे और एग के अंदर भी इंफॉर्मेशन n ही रहे, सो दैट जो बेबी हो उसके जितने भी सेल्स हो उसमें क्या हो? इंफॉर्मेशन 2n। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमारी जो अंदर इंफॉर्मेशन है 2n वाली, उसको आधा आधा करना है, n पे लाना है, सो दैट जब नया ऑर्गेनिज्म बने तब वो 2n हो। तो जो मियोसिस है वो हमारे किसके अंदर होती है? गैमेट्स वाले सेल्स के अंदर होती है। वहां पर ही हमारे को जरूरत पड़ती है अपनी क्रोमोसोमल नंबर को हाफ करने की। तो आपको नीड समझ में आ गई कि क्यों 2n नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2n से तो ऐसे 4n बन जाएगा, बट वी नीड 2n, तो इसीलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम मैंने मियोसिस को समझाने के लिए बनाया है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज हुई है। क्या हुआ है? यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या हुआ है? डबल हुई है। ये ओरिजिनली थी, अब ये डबल हो गई। इसमें उन्होंने अपना, क्योंकि जब सेल डिवाइड करता है तब क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेशन होती है ना, तो वही डीएनए डुप्लीकेशन हुई है, इनकी एक एक और सेट कॉपीज बन गई है। सबसे पहले जो मियोसिस हुआ उससे आधी इंफॉर्मेशन गई इधर, आधी इंफॉर्मेशन गई इधर। फिर एक और बार मियोसिस होगा और उससे आधी इंफॉर्मेशन जाएगी इधर, आधी इंफॉर्मेशन जाएगी इधर। तो ऐसे हमारे पास जो ये सेल है उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर है n और यहाँ पर है 2n। व्हाट हैपनिंग हियर? हमारा सेल है, उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए जो है वो हुआ डुप्लीकेट। अब उस डुप्लीकेट के बाद उसके अंदर हुई मियोसिस 1। तो देखो, अगर इस सेल के अंदर आपको ये 4 एक्सिस से दिख रही हैं, तो यहाँ पर जब ये हाफ हुआ तो क्या हुआ? 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। अब जब इसमें से भी अगेन एक और बार हमने हाफ किया, मियोसिस क्या हो रहा है? हाफ हो रही है ना इंफॉर्मेशन। तो जब हमने हाफ किया तो क्या हुआ? एक सेट इधर चला गया और एक सेट इधर चला गया। और ये जो कलर्ड से दिख रहे हैं कि इस रेड कलर पे थोड़ा सा ये ब्लू कलर है, तो एक्चुअली में क्या है कि इस पे क्रॉसिंग ओवर हुई है इंफॉर्मेशन की। और ये एक अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, बट एट दिस लेवल उसको नहीं जानना, क्योंकि वो अभी आपका लेवल नहीं है उन सारे स्टेप्स को याद रखना और उनके बीच में रिलेशन निकालना। बट ऐसे दिखाना जरूरी था क्योंकि मियोसिस ऐसे होती है। तो याद रखना है, इंफॉर्मेशन है हमारे अंदर, उसकी पहले क्या होगी? डीएनए डुप्लीकेशन। फिर एक साइकिल के अंदर तो वो आधी आधी हो जाएगी, दूसरी साइकिल के अंदर वो और आधी आधी हो जाएगी, एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 हमारे पास 4 सेल्स आएंगे जो कि होंगे हैप्लॉइड। यहाँ पे एक मैं और वर्ड इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड है सिर्फ n, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुके हैं, n है, तो वो है हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड मींस 2n, डाई मींस 2। तो यहाँ पे क्या है? वो सेल्स जिनके अंदर क्रोमोसोम जो है वो 2n है, तो वो हो गया 2n। नाउ एक जनरल डिफरेंस देख लेते हैं। माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी बार होती है? एक ही बार होती है। मियोसिस में नंबर ऑफ डिविजन्स 2 बार होती है। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर माइटोसिस? 2। और मियोसिस में क्या होता है? 4।
अब ये भी साथ में वर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे माइटोसिस में डिवीजन के बाद जो सेल बनता है वो होता है डिप्लॉइड, और मियोसिस के केस में डिवीजन के बाद जो सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस एन, डिप्लॉइड मींस 2n। जेनेटिकली देखें तो ये है सिमिलर, क्योंकि जितने क्रोमोसोम मदर में थे उतने ही क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल में है। और मियोसिस में क्या है, डिफरेंट है। मदर सेल में अगर 2n था तो जो उसके डॉटर सेल्स बने हैं उसमें n है, तो जेनेटिकली इट इज डिफरेंट। और अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो यहाँ पे जितने मदर के अंदर क्रोमोसोम्स थे 46, उतने ही डॉटर के अंदर हैं 46। इन केस ऑफ ह्यूमन वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बट जब मियोसिस होता है तो दिस क्रोमोसोम नंबर इट रिड्यूस्ड टू हाफ। सो विद दिस आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो से पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो देखिए। उसके अंदर हमने सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में बात करी है, कैसे उसके अंदर मटेरियल जो है टू एंड फ्रो मूव करता है और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद करिए। और इसमें भी हमने विद डायग्राम ट्राई किया है कि आपको फंक्शंस समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।